शर्मीली जेठानी की ठरकी देवरानी। तुम दोनों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। आज तुम दोनों की वजह से क्या कुछ नहीं हो गया? दो दो बहुएं हैं लेकिन एक भी ढंग की नहीं है। बस भी करिए माँ, सब मेहमान देख रहे हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। बेटा, अब मैं घर तभी जाऊंगी जब ये दोनों अपने आप को सुधारेंगी। या तो ये अपने आप को ठीक करें या अपने अपने मायके चली जाएं। ऐसी बहुएं होने से अच्छा है कि मेरी बहुएं ही ना हो। लेकिन मम्मी जी, हमारी गलती क्या है? आखिरकार हमने ऐसा क्या कर दिया है जो आप हमें इतने मेहमानों के सामने इस तरह खरी खोटी सुना रही हैं? हाँ माँ जी, बताइए ना, क्या हो गया हमसे? अरे वाह, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बस अब बहुत हो गया। अब ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर है। मेरी ही गलती थी कि शुरुआत में मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। कभी मैंने तुम दोनों से कुछ नहीं कहा। अगर मुझे पता होता कि एक दिन ये सब होगा तो मैं तो शुरू में ही तुम दोनों की लगाम कस लेती। आखिरकार ममता क्यों अपनी दोनों बहुओं सरस्वती और सिल्क पर इस तरह भड़क रही थी? यहाँ तक कि ममता को ये भी होश नहीं था कि वो कितने मेहमानों के बीच में खड़ी है। आखिरकार क्या कर दिया था ममता की दोनों बहुओं ने ऐसा, जो आज उन्हें अपनी सास से इस तरह सबके सामने बेइज्जत होना पड़ रहा था? इसे जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे की कहानी को जानना होगा। तो चलिए जानते हैं इन सब के पीछे का कारण। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। माँ मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। अरे ये जेठ जी को क्या हुआ? ऐसे उठकर चले क्यों गए? तुझ में तो शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। जेठ ससुर के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए तुझे? कितनी बार समझाया है कि ये अपनी बच्चों वाली फ्रॉक पहनकर जेठ ससुर के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। आज तेरी वजह से फिर से मेरा बेटा बिना नाश्ता करे ही काम पर निकल गया। ओफो मम्मी जी, इसे बच्चे की फ्रॉक नहीं कहते, बल्कि इसे तो नाइटी कहते हैं। और इसमें बुराई क्या है? देखिए ना कितनी ज्यादा क्यूट है। इसका ये पिंक कलर मुझ पर कितना खिलता है। ठरकी से ठरकी लोग देखे हैं, लेकिन तुझ जैसा ठरकी मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी बहुओं से तो भगवान ही बचाए। ममता हर रोज की तरह अपनी छोटी बहू सिल्क को शॉर्ट नाइटी पहनने के लिए डांट रही होती है कि तभी हाथों में चाय का ट्रे लिए 52 गज का घूंघट कर ममता की बड़ी बहू सरस्वती आती है। इससे पहले सरस्वती चाय की ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखे कि तभी घूंघट ओढ़ने की वजह से सरस्वती की साड़ी उसके पैरों में आ जाती है और वो सीधा गर्म चाय की ट्रे अपने ससुर श्यामलाल पर गिरा देती है, जिससे श्यामलाल के हाथ पैर जलकर उसके नाम की तरह लाल हो जाते हैं। ममता, अरे जला दिया रे भगवान, जला दिया। इस बुढ़े को इस उम्र में जला दिया। हे भगवान, आप ठीक तो हैं? जल्दी से बाथरूम में जाकर ठंडा पानी डाल लीजिए अपने ऊपर। कितनी बार कहा है तुझे कि बार बार अपना 52 गज का घूंघट मत निकाला कर। एक बहू का ठरकीपन खत्म नहीं होता और एक बहू का शर्मीलापन। कहने को ममता की 2 बहुएं थी, लेकिन दोनों ही बहुएं ममता ने बड़ी गजब की पाई थी। बड़ी बहू सरस्वती हद से ज्यादा शर्मीली थी। सरस्वती की शादी को पूरा 1 साल हो गया था, लेकिन आज तक सरस्वती ने अपना घूंघट अपने ससुराल वालों के सामने तक कभी नहीं उठाया था। वहीं छोटी बहू सिल्क की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। सिल्क ने ठरकीपन की सारी हदें पार कर दी थी। अपना सास ससुर और जेठ के सामने शॉर्ट ड्रेस पहनकर आना, घर में खुलेआम ड्रिंक करना, ये सब सिल्क की आदत बन चुकी थी। आज मैंने ससुर जी के लिए अपने हाथों से ये बैंगन का भरता बनाया है। उन्हें बैंगन का भरता कितना पसंद है। आज तो ससुर जी मेरे हाथ का बैंगन का भरता खाकर मुझे जरूर शगुन देंगे। ठरकी देवरानी अपने ससुर जी के लिए बैंगन का भरता बनाती है और ले जाकर उन्हें सर्व करती है। अरे वाह बहू, तुमने आज बैंगन का भरता बनाया है। जी ससुर जी, वो भी ऐसा बैंगन का भरता जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। श्यामलाल रोटी के साथ मजे से बैंगन का भरता खा रहा होता है कि तभी घूंघट ओढ़े शर्मीली जेठानी आती है। ये क्या, ससुर जी ने तो ये बैंगन का भरता खा लिया। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इसके अंदर टमाटर है? टमाटर से तो ससुर जी को एलर्जी है। अब मैं कैसे इन्हें रोकूं? मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। शर्मीली जेठानी अपनी शर्म के चलते अपने ससुर को बैंगन का भरता खाने से नहीं रोक पाती। थोड़ी देर में टमाटर से एलर्जी की वजह से श्यामलाल को खांसी उठने लगती और उसके हाथ पैरों पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। ये भगवान, आपके हाथ पैरों पर ये दाने कैसे निकल आए? ये तो तभी निकलते हैं जब आप टमाटर खा लेते हैं। सिल्क बहू, तूने क्या बैंगन के भरते में टमाटर डाला था? सरस्वती, तू तो जानती है ना कि तेरे ससुर को टमाटर से एलर्जी है, तो तूने रोका क्यों नहीं इन्हें? माँ जी, वो मुझे नहीं पता था कि देवरानी जी ससुर जी के लिए बैंगन का भरता बना रही हैं।
और मैं ससुर जी को बैंगन का भरता खाने से कैसे रोक सकती थी। आप तो जानती हैं कि गैर मर्दों से मैं बात नहीं करती, इसलिए मैं उन्हें बोल नहीं पाई, मुझे शर्म आती है। क्या कहा तूने? अरे ये तेरे ससुर हैं, तेरे पिता समान है, तो ये गैर कैसे हुए? शर्मा तो ऐसे रही है जैसे मैंने तुझे सबके सामने ठुमके लगाने के लिए कह दिया हो। क्या माँ जी, आप भी ना। ये कहकर सरस्वती अपना घूंघट पकड़कर अपने कमरे में तो इस तरह भागती है कि जैसे उसकी सास ने उसे उसके ससुर से ब्याह रचाने को कह दिया हो। कुछ समय बाद सिल्क शॉर्ट ड्रेस क्रॉप टॉप पहने शरबत का ट्रे मेहमानों के सामने ले जाती है। अच्छा, तो आप हैं हमारे होने वाले नंदोई जी। आप तो बड़े डैशिंग हैं, क्या बॉडी है आपकी। काश मेरी शादी भी आपके जैसी हैंडसम बॉय से हुई होती। सिल्क अपने होने वाले नंद के पति से ही फ्लर्ट करने लगती है और गलती से थोड़ा जूस केतन पर गिरा देती है। उप्स, ये तो गलत जगह गिर गया, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अपनी ठरकी बहू की इस ठरकपन को देख ममता उसे कमरे में ले जाकर खूब फटकार लगाती है। अरे ओ ठरकुल्ली, वो लोग तुझे नहीं तेरी नंद को देखने के लिए आए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले दामाद पर लाइन मारने की? खबरदार, अब जो तूने दोबारा ऐसी हरकत की तो। एक तरफ ममता अपनी ठरकी बहू को सुना रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ शर्मीली बहू सबके लिए समोसे लेकर आती है। अरे भाभी जी, आपने समोसे तो बहुत बढ़िया बनाए हैं, लेकिन ये आपने घूंघट क्यों कर रखा है? आज के टाइम में इतना लंबा घूंघट कौन करता है? हाँ बहू, हमारे सामने घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं, अपना घूंघट हटाकर हमें अपना चेहरा तो दिखाओ। इतना कहकर केतन की माँ सोमलता जैसे ही सरस्वती का घूंघट हटाने लगती है, सरस्वती उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है। ये आप क्या कर रही हैं? हमारा घूंघट तो सिर्फ वही उठाते हैं जैसे उन्होंने शादी के पहले दिन उठाया था। हाय दैया, मुझे शर्म आ रही है। इतना कहकर सरस्वती शर्माते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख सोमलता, लगता है ये बचपन में अपने सरखे बल गिर गई थी। जैसे तैसे कर आकृति और केतन का रिश्ता तय हो जाता है और आज केतन और आकृति की सगाई की रस्म होती है, जहां शर्मीली बहू सुंदर सी साड़ी पहनकर रोज की तरह एक लंबा घूंघट निकाल लेती है, वहीं ठरकी बहू सगाई की रस्म में भी स्टाइलिश और कट स्लीव बैकलेस गाउन पहन कर आती है। इसी के चलते हर कोई सिल्क को ही देख रहा होता है। वाह, कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा है। इस सॉन्ग पर 2-3 स्टेप तो मेरे बनते ही हैं। जहां अपनी ही नंद की शादी में शर्मीली जेठानी शर्म के मारे कोने में खड़ी होती है, वहीं ठरकी देवरानी बेशर्मों की तरह डांस कर रही होती है। देखो तो जरा कैसे शीला की जवानी पर मेरी ठरकी बहू अपनी कमर मटका रही है। वेटर, ये रिंग जाकर मेरी छोटी बहू को दे आओ। कम से कम इसे संभालने के बहाने ये अपना ही बेशरम वाला डांस तो बंद कर देगी। वेटर सिल्क के पास रिंग्स लेकर जाता है, लेकिन सिल्क डांस में मगन होती है कि वो वेटर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिसके चलते वेटर सरस्वती के पास लेकर जाता है। मैडम, ये रिंग मुझे आपकी सास। आपको शर्म नहीं आती यूं अकेले कोने में खड़ी हुई महिला से बात करने में? कैसा जमाना आ गया है, औरत को थोड़ी देर अकेला खड़े भी नहीं होने देते। इतना कहकर सरस्वती वहां से फिर से शर्माते हुए चली जाती है, जिसे देख वो बेचारा वेटर अपना सर खुजाने लगता है और रिंग्स को वहीं टेबल पर रख देता है, जिसके चलते वो रिंग्स खो जाती है। एंगेजमेंट की रिंग खो जाने की वजह से ममता अब अपनी दोनों बहुओं पर काफी चिल्लाने लगती है। सरस्वती बहू, तेरे शर्मीलेपन की वजह से और सिल्क बहू तेरे ठरकीपन की वजह से ही मेरी बेटी की एंगेजमेंट की रिंग खो गई। अब इन दोनों की एंगेजमेंट कैसे होगी? सरस्वती बहू, शर्मीलापन होना अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा शर्मीलापन किस बात का जो तू हर बार ही करके घूंघट पकड़ के कमरे में भाग जाती है? और तू सिल्क बहू, तेरा तो ठरकपन ही नहीं खत्म होता। तेरा बस चले तो तू अपने ससुर और जेठ जी के साथ दारू पीकर चिकनी चमेली पर डांस करे, जैसे तू अभी शीला की जवानी पर कर रही थी। तो तुम दोनों अपने आप को सुधारो या तो मेरे बेटों से रिश्ता तोड़ दो। इतना कहकर ममता गुस्से में एंगेजमेंट हॉल से जाने लगती है कि तभी दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने ठरकीपन की वजह से मैं सारी मर्यादा भूल गई। आपकी जगह कोई और सास होती तो मुझे कब का घर से निकाल देती, लेकिन आपने मुझे हमेशा समझाया। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी ऐसी ठरकी हरकतें नहीं करूंगी। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरे ज्यादा शर्मीलेपन की वजह से इतना भी नुकसान हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब से मैं कभी भी किसी से इतना नहीं शर्माऊंगी। ममता अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद अब शर्मीली जेठानी हमेशा हमेशा के लिए अपना घूंघट हटाकर नॉर्मल तरीके से रहती है। वहीं ठरकी देवरानी अपनी मॉडल और स्टाइलिश कपड़े पहनना छोड़ देती है
और अपने अंदर थोड़ी शर्म और मर्यादा लाती है, जिसके चलते अब ममता अपनी दोनों बहू के साथ बिना परेशानी के हंसी खुशी रहती है। लक्ष्मी बहू, सारी तैयारियां हो गई? जी माँ जी, देवरानी जी के स्वागत की सारी तैयारियां हो गई हैं। ये रही आरती की थाली, फूल कपूर बाती दिया सब रख दिया है। इतने में बारात नाचते हुए खुशियों के साथ दुल्हन के साथ लौटती है और गाड़ी से तारा उतरती है। OMG, मैं इतने बड़े ससुराल की बहू बनी हूँ, वाह! आओ छोटी बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। लक्ष्मी बहू, ये लो आरती की थाली, अपनी देवरानी का स्वागत करो। सुमित्रा आरती की थाली लक्ष्मी के हाथ में दे देती है, जिसे देखकर तारा चिढ़ जाती है। ये सही है, सास के रहते भी मेरा स्वागत मेरी गरीब जेठानी के हाथों क्यों? लगता है ये सासू माँ की ज्यादा ही चहेती है। देवरानी जी, कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। तारा गृह प्रवेश करके अंदर आती है, तभी कार्तिक कहता है, भाभी अगर रस्में हो गई हो तो मैं और तारा कमरे में जाएं? माँ जी, बाबूजी, शुभ जी देख रहे हैं, देवरानी जी से जल्दी देवर जी को कमरे में जाने की है। देवरानी जी, माँ बाबूजी के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। जी जेठानी जी। तारा मुंह बनाकर सास ससुर के पैर छूती है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। तारा बहू, अब तक लक्ष्मी बहू ने इस परिवार को जोड़ कर रखा है। हमें तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम भी लक्ष्मी बहू की तरह इस परिवार को खुश रखोगी। लक्ष्मी बहू, जाओ, जाकर अपनी देवरानी को कमरा दिखा दो। तभी ऐंठती हुई तारा ने कहा, रहने दीजिए जेठानी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं जो आप मुझे छोड़ने जाओ। आई कैन मैनेज, मैं चली जाऊंगी। तारा के बुरे बर्ताव को देखकर भी लक्ष्मी अपने मन को समझा लेती है। देवरानी जी थक गई होंगी। अगले दिन सज संवर कर सुबह के 10 बजे तारा कमरे से बाहर आती है और हुक्म जताते हुए बोलती है, जेठानी जी, मेरी चाय कहाँ है? दर्द के मारे मेरा सर दुख रहा है और आप यहाँ पैर पसारे बैठी हैं। छोटी बहू, ये तुम अपनी जेठानी से कैसे बातें कर रही हो? तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो और आज तुम्हारी पहली रसोई है। मैंने ही बड़ी बहू को खाना बनाने से मना किया था। सभी से उनकी पसंद पूछ लो और जाकर खाना बनाओ। तभी दांत पीसते हुए एक मुस्कुराहट के साथ तारा ने कहा, जी माँ जी, क्यों नहीं। तारा अपनी जेठानी को घूरती हुई पैर धमकती किचन में चली गई। तभी लक्ष्मी आती है। देवरानी जी लाइए, मैं कुछ मदद कर दूं। जेठानी जी, ज्यादा मेरी सगी बनकर मत दिखाओ। मेरे हाथ पैर टूटे नहीं है, मैं खुद बना लूंगी अपनी पहली रसोई। थोड़ी देर में तारा पहली रसोई परोसती है। ये लो तारा बहू, तुम्हारा शगुन। तारा चिड़े मन से शगुन ले लेती है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है, फिर एक दिन। बस बहुत हो गया, ये आदर्शवादी बहू बनने का दिखावा मुझसे नहीं होगा। बहुत झेल लिया मैंने। एक हफ्ते में ऐसे तो मेरी जिंदगी इन ससुराल वालों को रोटियां बनाने खिलाने में बीत जाएगी। क्यों ना मैं अपना हिस्सा लेके अलग हो जाऊं। सासू माँ की दुखती रग उनके दोनों अनमोल रतन है, अगर मैं उन्हें ही अलग कर दूं तो कार्तिक के आने पर तारा उसे खूब भड़काती है। नहीं तारा, माँ ऐसा नहीं करेंगी। कार्तिक, शुभ भैया इस घर के बड़े बेटे हैं। ऐसा ना हो कि जमीन जायदाद सब कुछ सच में उनके नाम कर दें और मुझे तुम्हें कटोरा लेके भीख मांगना पड़े। उसी पल कार्तिक अपने माता पिता से बंटवारा मांगता है और सुमित्रा रोते हुए कहती है, कार्तिक, पर ऐसे अचानक बंटवारा क्यों बेटा? माँ, मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं देना। पर देवर जी, परिवार से कट छाट कर कभी कोई खुश नहीं रहा है। जेठानी जी, परिवार की इतनी ही पड़ी है तो एक काम कीजिए, आप सासू माँ ससुर जी को रख लीजिए, हमें तो हिस्सा चाहिए। देखिए सासू माँ, आज पता चल जाएगा कि आप कार्तिक से कितना प्यार करती हैं। तो क्या अब इस माँ को ममता का सबूत देना होगा? हाँ, ये घर बार, गाड़ी, बिजनेस, सब चीज कार्तिक के नाम कीजिए। छोटी बहू, इस घर के 2 बेटे हैं, हिस्से भी 2 होंगे। नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ छोटे को दे दीजिए। चालाकी दिखाकर तारा पूरा ससुराल बंटवारे में ले लेती है और सीधी साधी लक्ष्मी अपने पति और सास ससुर के साथ आंखों में आंसू लिए ससुराल से निकल जाती है। तभी लक्ष्मी फिर से अंदर आती है। माफ कीजिएगा देवरानी जी, मगर यहाँ माँ बाबूजी की तस्वीर छूट गई है, मैं वही लेने आई हूँ। हाँ, ले जाओ, घर की दीवार तो खाली होगी। देखा, मैंने बंटवारे में पूरा ससुराल तुमसे छीन लिया जेठानी जी। नहीं देवरानी जी,
मैं अभी भी गरीब नहीं, क्योंकि असली दौलतमंद वो है जिसके पास परिवार है, और मेरे पास मेरा परिवार है। ये सुनकर तारा चिढ़ जाती है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जरा ठहरो, ये 9 लाख का हार तुम जैसे गरीबों के गले में शोभा नहीं देता। ये कहते हुए तारा 9 लाख का हार अपनी जेठानी के गले से छीन लेती है। सब घर के पीछे हिस्से में जाते हैं। बहू, यहाँ तो ठिकाने को छत भी नहीं, ऊपर से ये जगह पांव रखने लायक भी नहीं है, कितनी गंदी है। माँ जी, अपनी बहू पर थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं इसे रहने लायक बना दूंगी। सुनो जी, जाकर थोड़ा राशन खरीद लाओ। ठीक है लक्ष्मी। जहां एक तरफ देवरानी बंटवारे में मिले अपने शानो शौकत से भरे ससुराल में ठाठ भरी जिंदगी जीती है, तो वहीं गरीब लक्ष्मी पूरे गंदे पड़े आंगन को साफ सुथरा करती है और सारा परिवार मिलकर वहां एक झोपड़ी बनाते हैं। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मी, भगवान से प्रार्थना करना कि कोई मजदूरी का काम मिल जाए। 2 दिन हो गए। ठीक है, जाइए जी, मैं प्रार्थना करूंगी। शुभ दिन भर तपती धूप में जगह जगह काम मांगता फिरता है, तो वहीं कार्तिक अपनी बड़ी महंगी सी गाड़ी में बैठकर जाते हुए शुभ को देख मुंह फेर लेता है। फिर एक दिन, एक शुभ की कोशिश से घर नहीं चल सकता, मुझे भी कुछ करना होगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तो मैं करूं क्या? तभी आंगन के बाहर एक गाय गोबर कर जाती है। लक्ष्मी गोबर उठाकर लाती है और उसके उपले बनाती है। हाँ, क्यों ना मैं उपले बनाकर बेचूं, इससे थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे। अब गरीबी और दुख के चलते वह सड़क से गोबर बीनकर उपले बनाकर बेचने लगती है। खुद चक्की से आटा पीसती है, तपती धूप में जंगल से लकड़ियां लेकर आती है और धुएं में खाना बनाती है, जिसे देखकर उसके सास ससुर रोते हुए कहते हैं, कितना अंतर है हमारी दोनों बहुओं में जी। एक ने दौलत को चुनकर हमें हमारे घर से निकाल दिया, तो वहीं एक हमारे लिए दुख उठाकर हमारी सेवा कर रही है। लक्ष्मी का हमारे घर की बहू बनना हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म है सुमित्रा। थोड़े ही दिन में तारा के पिता अनंत कपूर उसके घर आते हैं। तारा बेटी। डैडी, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्रणाम ससुर जी। खुश रहो कार्तिक। समधी जी समधन जी कहाँ है? नजर नहीं आए। वो हमारे साथ नहीं रहते डैडी, हम अकेले रहते हैं। ये सारा ससुराल अब मेरा है, मेरा। ये सुनकर तारा के पिता अनंत को एक बड़ा सा धक्का सा लगता है। हम अलग हो गए हैं डैडी, वैसे भी कभी ना कभी तो अलग होना ही था। तभी अनंत अपनी जगह से उठकर कहते हैं, चलता हूँ बेटी। पर अभी तो आए हैं आप डैडी। तारा, जरूर मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, जो तुमने अपने माँ पिता समान सास ससुर घर से निकाल दिए। तुम्हें बंटवारे में ये सारा ससुराल तो मिल गया, मगर तुम मेरी नजर में गरीब हो। दामाद जी, आप तो उनके बेटे थे, फिर आपने ऐसा कैसे किया? खैर, जाते जाते एक बात पूछना चाहता हूं तारा बेटी, अगर कल को तुम्हारे माँ बाप को बंटवारे में तुम्हारी भाभी निकाल फेंकती तो कैसा लगता? ये वक्त सब पर आना है, याद रखना बेटा। अनंत की कही बात तारा को आईना दिखा देती है। तारा अपने पर पछताते हुए अपनी जेठानी और सास ससुर के पास आती है। देवरानी जी, आप यहाँ आइए ना। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने ठीक कहा था, मैंने बंटवारे में पूरा ससुराल तो अपने हिस्से में ले लिया, आपको ये नर्क जैसी जिंदगी जीने के लिए दे दी, मगर इतने के बाद भी आप मुझसे अच्छे से बात कर रही हैं, ये आपका बड़प्पन है। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए तारा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी जेठानी उसके आंसू पोंछती है। उठिए देवरानी जी, आंसू पोंछ लीजिए। आपको परिवार की अहमियत का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। स्वार्थ में अंधे होकर अक्सर हम भटक जाते हैं और फिर हमें परिवार बोझ लगने लगता है, लेकिन एक वक्त बाद उनकी कमी बहुत खलती है। सासू माँ, ससुर जी, दीदी, घर चलिए, वो घर जो आपका अपना है। आखिरकार तारा अपनी गलती सुधार कर अपने सास ससुर, जेठानी सभी को पूरी इज्जत के साथ घर में वापस लौटा ले आती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।